हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं क्रिकेट फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट 25। ओके, और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट 25। तो चलिए प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, पढ़ता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डायमैग्नेटिक मटेरियल। कहा गया डायमैग्नेटिक मटेरियल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। दे हैव अ स्मॉल एंड पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। गलत है, क्योंकि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो निगेटिव होती है। ओके, दूसरा क्वेश्चन में, दूसरे ऑप्शन में बताया गया दे हैव अ लार्ज एंड नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, देखो नेगेटिव तो होती है बट लार्ज नहीं होती है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दे आर फीबली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। ये अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये रिपल होते हैं। जो अट्रैक्ट होते हैं मटेरियल वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हुआ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। फोर्थ, दे आर फीबली रिपल बाय द मैग्नेट। ओके, अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ। ओके, पहले ऑप्शन में बताया गया है बोथ कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। गलत है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। किस केस में, कंडक्टर के केस में, और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। इसका मतलब ये ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज आल्सो इंक्रीजेज। बट सेमीकंडक्टर के केस में कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, घट जाता है। उसका देखो फॉर्मूला आपके सामने है, R इक्वल टू रो एल अपान ए। आर का सीधा रिलेशन किसके साथ है, रो के साथ। इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो आर बढ़ता है, आर बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। लेकिन किस केस की बात हो रही है, ये केस है कंडक्टर। ओके, और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो आर घटेगा तो रो भी घटेगा। ये किस केस में आएगा, ये होता है सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब होगा। कंडक्टर इंक्रीजेज एंड सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है। इन अ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट अ सेल इन द सेकेंडरी सर्किट गिव्स नल पॉइंट एट 2.5 when the length of the potentiometer wire is 10 meter. Okay, if the length of the potentiometer wire increases by 1 meter without changing the cell in the primary circuit, then the पोजिशन ऑफ द नल पॉइंट विल बी। ओके, देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्या होता है पोटेंशियोमीटर, को कैसे हैंडल किया जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कि प्राइमरी सर्किट और एक होता है सेकेंडरी सर्किट। चलिए बनाते हैं। पहली कंडीशन में देखिए यहाँ पर क्या दिया था, ये प्राइमरी सर्किट होता है बेटा, इसे कहते हैं RH रियोस्टेट, और ये है बैटरी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, एक सेकेंडरी सेल कोई लगा दिया है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसे आपने फिट कर दिया। ठीक, अब कहा क्या गया है कि जो न्यूट्रल पॉइंट आपको मिल रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, 2.5 मीटर पर। ओके, ये आपको दे रखा है 2.5 मीटर पर, इसमें जीरो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट, और पूरी जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 10 मीटर। ओके, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। ठीक है, अब आती है सेकेंड कंडीशन। कंडीशन 2 में देखो क्या बताया गया कि बैटरी जो प्राइमरी सर्किट है, ऊपर वाला जो होता है प्राइमरी सर्किट, जो नीचे वाला होता है वो सेकेंडरी का, उसमें चेंज मत करिए। कोई चेंज नहीं किया गया, देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। ये E ही है, ये RH है। ओके, यहाँ पर भी कुछ नहीं बदला गया। ठीक, न्यूट्रल दोबारा करना है तो इस बार हमसे ये L पूछा गया, बट अंतर इतना हुआ है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लेंथ थी 10 मीटर से 1 मीटर बढ़ा दी गई। इसका मतलब साफ है कि अब कितना हो गया, 11 मीटर ये लेंथ हो गई। ये पहले से कितना था, L। हमको ये फाइंड करना है कि कितना L मिलेगा। बहुत ईजी, देखिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए 10 मीटर जब लेंथ थी तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिल रहा था, 2.5 मीटर पर। क्लियर, अगर ये 1 मीटर होता तो कहाँ मिलता, तो 2.5 बाई 10 मीटर पर मिलता। अब हमें दिया कितना गया है, दिया गया है कि 11 पे आपको फाइंड करना है
तो इसका मतलब है 2.5 इंटू 10 इंटू 11। ओके, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 और ये हो जाएगा 7 2। ओके, पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ये देखिए। तो पहले ऑप्शन में दिया है 3.5 मीटर, दूसरे ऑप्शन में दिया 3 मीटर, तीसरे ऑप्शन में दिया 2.75 मीटर और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ 2 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया हुआ है। 2 कॉइल हैव अ म्यूचुअल इंडक्टेंस 0.005 हेनरी। ओके, देखो गिवन डेट क्या है, फटाफट लिखते हैं। गिवन डेट एम आपको दिया है 0.005 ओके हेनरी। द करंट चेंजेस इन द फर्स्ट कॉइल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ओके, करंट के लिए इक्वेशन दी है I नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, I नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, I नॉट के लिए हमें दिया गया है कितना? 10 एम्पियर। ओके, ठीक है। एंड ओमेगा भी हमको बताया गया है, ओमेगा कितना दिया गया है? 100 पाई। ओके, रेडियन पर सेकेंड फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। ओके, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम डी आई अपॉन डी टी। अगर इक्वेशन करना है तो हमें डी आई अपॉन डी टी करना चाहिए। तो देखिए एम की वैल्यू पहले हम पुट कर देते हैं। एम की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 0.005। अगर हम डी आई पर डी टी निकाल लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, आई की वैल्यू रख देते हैं यहीं पर, कितना दिया? 10 साइन ओमेगा टी, ये आई दिया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 10 साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन होगा ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, ठीक है। अब आती है बारी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू कॉस ओमेगा टी की जो वैल्यू होती है +1, इसका मतलब हुआ कि डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू होगा 10 ओमेगा के। तो 10 इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 पाई। इसका मतलब 1000 पाई आएगा। यहाँ रखते हैं वैल्यू। देखिए कितना दिया था? 0.005 इंटू 1000 पाई, आंसर बनेगा 5 पाई। ओके, ये आया वोल्ट। तो कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 2 पाई दिया है, सेकंड ऑप्शन में 5 पाई। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। ठीक, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द नेटवर्क शोन इन द फिगर इज पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किट इफ एट अ सर्टेन इंस्टेंट द करंट I is 5 एम्पियर। ओके, एंड इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड, देन द वैल्यू ऑफ VB माइनस VA इज। ओके, देखिए क्या क्या दिया है। देखो यहाँ पर ध्यान से, एक सर्किट बना हुआ है ऐसे, फिर बैटरी लगी हुई है, फिर यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है ये B पॉइंट है और ये पॉइंट आपका A है। ठीक है, रेजिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है, क्लियर। बैटरी आपको दी है 15 वोल्ट की और यहाँ पर जो करंट पास हो रही है वो करंट आपको दी गई है 5 एम्पियर और L की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपको दिया है 5 मिली हेनरी। ओके, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। तो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू दिया हुआ है हमें कितना? 10⁻³ एम्पियर पर सेकेंड। किस रेट में दिया हुआ है? डिक्रीजिंग रेट में, डिक्रीजिंग रेट। ओके, इसकी क्या मीनिंग है अभी इसकी बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले इंडक्टर के क्रॉस हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, एल की वैल्यू हमें कितनी दी है? 5 इंटू 10⁻³ और इसके क्रॉस कितना दिया है? 3। तो ये आया 5 वोल्ट। ये है पोटेंशियल किसके क्रॉस? इंडक्टर के क्रॉस। ओके, अब बात आती है कि हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए जो यहाँ पर जो बात लिखी है इससे हमें कुछ समझ में आएगा कि क्या मतलब है। देखिए डिक्रीजिंग रेट, अगर कभी भी डी आई अपॉन डी टी सर्किट में डिक्रीजिंग रेट में दिया है तो इसका मतलब हुआ कि जो पोटेंशियल अक्रॉस द इंडक्टर होगा वो इस बैटरी का सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर ये इंक्रीजिंग रेट में दिया होता तो यही जो पोटेंशियल होता है इस बैटरी का क्या करता? अपोज करता।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिक्रीजिंग है तो हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे, और अगर ये इंक्रीजिंग होता है तो इसे माइनस कर लेते हैं। तो चलिए यूज करते हैं किरचॉफ का सेक्शन रूल और सॉल्व करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 5 आया था, याद है ना? ओके, चलिए सेक्शन रूल क्या कहता है, जिस पॉइंट से चलिए उसका नाम ले लीजिए, उसको मैंने लिख दिया। अब करंट के साथ साथ जब भी मूव करते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए माइनस यूज किया, और I इंटू आर होता है, जिसका मतलब 5 इंटू 1। देखिए 5 करंट है, फिर बैटरी का लास्ट टर्मिनल देखा जाता है, टर्मिनल लास्ट कौन सा है, प्लस का, तो ये 15 हो जाएगा। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल हमने निकाला था, 5। अब अगर सपोर्टिंग है तो पक्का हमें +5 करना होगा, बराबर लगा के वहां जहां पहुंचना है। ओके, अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, VA प्लस 15 इक्वल टू VB और VA माइनस VB इक्वल टू -15। बट हमसे पूछा गया है ये VB माइनस VA, तो इसलिए हम इसे आंसर बनाएंगे 15 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Two capacitor of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with a battery. The voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. The total battery voltage is. अब आपको कहा गया है कि एक सर्किट दिया गया, देखिए सीरीज में 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक और एक दूसरा, ठीक है। पहले की जो वैल्यू दी हुई है वो 6 माइक्रोफैरड है और दूसरे की जो दी है वो 12 माइक्रोफैरड है। 6 के क्रॉस जो पोटेंशियल हमें दिया गया है वो पोटेंशियल हमको दे रखा है 2 वोल्ट। ओके, हमें पूरे सर्किट का वोल्टेज पता लगाना, ये चैलेंज हमको दिया गया है। और कुछ मालूम है नहीं, और कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। अब जो कैसे फाइंड करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में एक बात तो क्लियर है कि सीरीज में चार्ज जो होता है कांस्टेंट रहता है, ये हमें टेक्निक आनी चाहिए, पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं चार्ज निकालूं तो जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज इसमें होगा, इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, वो रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर? फिर से समझ लीजिए क्या बताया मैंने कि सबसे पहले इसका हम चार्ज निकालेंगे और जो चार्ज होगा वो दोनों में जाएगा, क्योंकि चार्ज इस केस में हमेशा सेम रहता है। और जब यहाँ चार्ज हमें मालूम होगा तो इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे और जैसे पोटेंशियल मिलेगा दोनों को ऐड करेंगे, जो टोटल निकलेगा वही सर्किट का पोटेंशियल कहलाएगा। तो क्लियर? तैयार है आप लोग? Q बराबर क्या होगा, CV। C कितना दिया है, 6 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 12 माइक्रो कूलम। ओके, चलिए यहाँ का पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, Q बाई C, ये है आपका 12 और ये भी है 12 इक्वल टू 1 वोल्ट। ओके, तो चलिए मिल गया मुझे टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 वोल्ट। ओके, कौन सा ऑप्शन मिलेगा, देखिए पहले ऑप्शन में 4 दिया है, दूसरे में 6 दिया है और C में 9 दिया है और D में आपको 3 वोल्ट। इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, D। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट इज। ओके, अब देखिए डाइपोल की 2 पोजीशन है, एक एक्सियल पोजीशन और एक इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या कहा गया, पहले में ऑप्शन में दिया गया मैक्सिमम, गलत। सेकंड में कहा गया 0, मतलब यही करेक्ट होगा। और C मिनिमम दिया है और D में लिखा है कि नॉट डिफाइंड, 0 होता है। क्लियर? पहले चीज तो ये याद कर लीजिए कि 0 होता है। अब बात आती है क्यों होता है, जरा समझ लेते हैं। कि जैसे कोई डाइपोल ले लेते हैं, सपोज ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस का चार्ज, ये आपका प्लस का चार्ज, ठीक है। ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे गए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस सेम होती है, ये x है x। हमें P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है सपोज, ठीक है। तो देखिए P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो V1 प्लस क्या होगा, V2। अब आता पोटेंशियल का फॉर्मूला Q कौन सा, जो हम ये मान लो ये देखना चाहते हैं, तो Q अपान बीच की डिस्टेंस x प्लस K। अब चार्ज कौन सा लेंगे, -Q अपान x। अब देखिए रिजल्ट क्या आया, इसका मतलब याद हो गया कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो डाइपोल के लिए पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, द कंडीशन अंडर विच अ पॉइंट चार्ज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स इज। पहले ऑप्शन में दिया गया है कि वेलोसिटी और जो फील्ड है वो पैरेलल होगी। दूसरे ऑप्शन में दिया गया है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो 45 होगा। और तीसरे ऑप्शन में कहा गया कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और थर्ड में कहा गया चार्जेस पॉजिटिव होगा। तो ठीक है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट लिखते हैं पहले, QVB sin थीटा। क्लियर?
अगर कंडीशन हम फर्स्ट लेते हैं 0, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू होती है। क्लियर। अब बात करते हैं कि इफ थीटा इक्वल टू मैं 90 डिग्री ले लूं तो उस केस में जो फोर्स निकलेगा QEB आएगा, और ये जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, मैक्सिमम। ओके। और ये एंगल किसके किसके बीच का है, भी जान लीजिए, ये एंगल है B और B के बीच का। इसका मतलब किस कंडीशन में हमें मैक्सिमम मिलता है, जब फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होता है 90। और इस केस में पैरेलल के केस में कब कितना होता है, पैरेलल के केस में मिनिमम होता है और परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, मैक्सिमम। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी, कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्या दिया हुआ है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वन कंडक्टर ड्यू टू द अदर फॉर टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज। ओके। कहा गया है कि 2 वायर दिए हुए हैं, पैरेलल हैं, उनमें करंट है I1 और I2, और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ऐसे केस में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो FM या कि ये F जो होता है पर यूनिट लेंथ, वो बराबर होता है μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R के। क्लियर। ओके। अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले देखिए सभी ऑप्शन में μ0/4 पाई दिया। इसका मतलब है, इसको चलिए उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, F/L इक्वल टू μ0/4 पाई, 2 से इंटू कर लेंगे तो 2I1 I2 अपॉन क्या आएगा, R के। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बनता है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या दिया हुआ, फॉर द मून द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज 14 माइक्रोन। ओके। If the beam constant B equal to 2.884 into 10 की पावर माइनस 3 मीटर केल्विन, ओके, देन द टेम्परेचर ऑफ द मून इज क्लोज टू। ओके। देखिए बीम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, T इक्वल टू किसके, B के। टेम्परेचर पूछा गया है B बाई लेमडा। अब देखिए बीम कितना दिया है 2.884 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और इसे लेमडा देखिए हमको कितना दिया हुआ है 14 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसे सॉल्व करेंगे 206 केल्विन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, देखते हैं। ऑप्शन आपका है फर्स्ट। ओके। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, फर्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट विद अ सोर्स एट अ 500 Kelvin and a sink at 375 Kelvin. Engine consume 600 kilocalorie of heat per cycle. The heat rejected to sink per cycle is. Okay, देखिए क्या क्या दिया है। देखिए जो सोर्स का टेम्परेचर होता है उसको T1 से डिनोट किया जाता है। T1 इक्वल टू आपको दिया है 500 केल्विन। सिंक के टेम्परेचर को T2 से लिखते हैं, ये कितना दिया है 375 केल्विन। और जो आपको एनर्जी दी जाती है उसे Q1 कहा जाता है, ये आपका है 600 किलो कैलोरी। ओके, ठीक है। आपको रिजेक्टेड निकालना है, मतलब आपको फाइंड करने को कहा गया है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी इफिशियंसी फाइंड कर लेते हैं T2 अपॉन T1। ओके, देखिए क्या मिलेगा हमको यहाँ से 1 माइनस T2 की वैल्यू कितनी है 375 अपॉन 500। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 500, ये आपका आएगा 500 माइनस 375। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको कितना 125 अपॉन 500। ओके, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.25 आ गया, मतलब ईटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.25। ठीक है। अब हमें निकालना Q2 है, तो देखिए ईटा का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो W अपॉन Q1 होता है, और W का फॉर्मूला होता है कि Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ओके, अब हम इससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको मिटाते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या मालूम है, ईटा मालूम हो चुका है और हमें फाइंड करना है Q2। तो देखिए हमने ऐसे लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे Q1 माइनस Q2 इक्वल टू ईटा Q1 के, इसे भी हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास Q2 निकालना है, तो ये बनेगा Q1 माइनस ईटा Q1 के, Q1 हो जाएगा कॉमन 1 माइनस ईटा के। ओके, अब देखिए क्या आएगा। Q1 एनर्जी हमको कितनी दी थी, देखते हैं। हमको एनर्जी दी थी 600 किलो कैलोरी। ओके, 1 माइनस 0.25। अब इसे हम 600 इंटू 0.75 करेंगे, इसे इंटू करेंगे तो आएगा 450.00। ठीक है, किलो कैलोरी।
कौन सा ऑप्शन बनता है? देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 250 किलो कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन में दिया है 350 किलो कैलोरी और थर्ड ऑप्शन में दिया है 450 किलो कैलोरी। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज नियरली 2.5 बार। As the temperature is increased, it gradually increases at approaches 3.5 बार। देखिए इस क्वेश्चन में आपको हीट कैपेसिटी दी है, ऑक्सीजन के लिए जो हीट कैपेसिटी दी है वो 2.5 बार दी है और टेम्परेचर को जब इंक्रीज किया जाता है तो जो उसकी वैल्यू हो जाती है वो 3.5 बार हो जाती है। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि हाई टेम्परेचर पे कौन सी कंडीशन सही होगी। अब देखिए सबसे पहले एक बात, छोटी सी बात समझ लेते हैं कि हीट कैपेसिटी वास्तव में डिपेंड किस चीज़ पर करती है। तो हीट कैपेसिटी जो है डिपेंड करती है डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, और डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर लो रखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर टेम्परेचर लो होता है तो उस समय जो मोशन होता है ओनली ट्रांसलेटिव मोशन होगा, और अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया है तो सभी टाइप के मोशन होंगे, जैसे ट्रांसलेटिव होगा, रोटेशनल होगा और वाइब्रेशन भी होगा। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया है, ऑक्सीजन डज नॉट बिहेव एज एन आइडियल गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू एटम, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली और मॉलिक्यूलर वाइब्रेट ग्रेजुअली बिकम इफेक्टिव। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से एनालिसिस करते हैं। हमने अब देखा कि उसमें हमको दिया क्या गया है? हीट कैपेसिटी, और हीट कैपेसिटी किस बात पर डिपेंड करती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस बात पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। और क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर की वो बात कह रहा है कि कौन सा ज्यादा सही ऑप्शन होगा। तो हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की दो बातें हमने अभी बताई। जो लो टेम्परेचर होता है उस केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ट्रांसलेटिव मोशन करते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है तो सभी टाइप का मोशन करते हैं, जैसे ट्रांसलेटरी करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे और रोटेशन भी करेंगे। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, मॉलिक्यूलर वाइब्रेट ग्रेजुअली बिकम्स इफेक्टिव। इसका अगर टेम्परेचर घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो उनके मोशन में चेंज आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही होता है? डी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या दिया गया है, 1 liter of oxygen at pressure 1 atm and 2 liter of nitrogen at pressure 0.5 atm is introduced into a vessel of volume 1 liter. Okay, if there is no change in temperature, the final pressure of the mixture gases is okay। देखिए क्या कहा गया, दो गैसें हमको दी गई हैं, एक ऑक्सीजन दिया है, देखिए ये ऑक्सीजन गैस दी हुई है, और एक दूसरी जो गैस हमको दी गई है वो कौन सी गैस दी गई है? नाइट्रोजन। क्लियर। इसके लिए जो प्रेशर हमको दिया है वो 1 atm दिया गया है, और इसके लिए जो वॉल्यूम दिया गया है वो 1 लीटर दिया गया है। क्लियर। इसके लिए जो प्रेशर हमको दिया हुआ है ये कितना दिया गया है? 0.5 atm। ओके, और इसका वॉल्यूम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको? 2 लीटर। क्लियर। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें मोल निकाल लेते हैं, कितने मोल होंगे। तो जब इसके मोल हम निकालने जाएंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा? PV/RT। ओके, तो ये बनेगा 1/RT के। इसके चलो मोल फाइंड कर लेते हैं N2, तो ये बनेगा PV/RT। दोबारा देखिए ये क्या होगा आपका 0.5 × 2/RT के, ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा 1/RT। ओके, अब ये कहा गया कि दोनों को एक ही बॉक्स में मिक्स कर दिया गया है, दोनों को, जिसका वॉल्यूम आपको दिया गया 1 लीटर। ओके, अब आपको यहाँ पर प्रेशर फाइंड करना है, तो चलिए निकालते हैं। P मिक्सचर V मिक्सचर इक्वल टू N मिक्सचर इंटू RT। ओके, P मिक्सचर हमसे पूछा गया है इंटू इसकी वैल्यू 1 है। ओके, मिक्सचर कितना? 1/RT प्लस 1/RT और इंटू RT की। ओके, तो 2/RT इंटू RT कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 2 atm। ओके, कौन सा ऑप्शन इसमें होगा? सी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 14 नंबर में क्या दिया गया है। ओके, तो देखिए जो डेटा दिए उनको नोट कर लेते हैं। ये आपका एक स्फीयर है, एक आपका स्फीयर ये है, ये आपका ए दिया है, ये आपको पी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने डायमीटर का रेशियो दे रखा है, तो डायमीटर A/डायमीटर B इक्वल टू आपको दे रखा हुआ है कितना? 1:2। ओके, दूसरा पॉइंट जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है डेंसिटीज। ओके, डेंसिटी A/डेंसिटी B इक्वल टू दिया गया है आपको कितना? 2:1। ओके, और तीसरा जो पॉइंट आपको दे रखा है वो दिया स्पेसिफिक हीट
मतलब CA/CB इक्वल टू आपको दे रखा गया है कितना 1:3। आपसे पूछा गया हीट कैपेसिटी, तो ओके देखिए हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी वो mc के बराबर होता है। तो चलिए निकालते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ए अपॉन हीट कैपेसिटी ऑफ स्फीयर बी। ओके mc अपॉन mc। ओके ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया। अब हम मास को ओपन करेंगे। मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये a के लिए है और ये नीचे b के लिए है। ओके इसे नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं क्योंकि मिटाना पड़ेगा तभी हम इसमें वैल्यू रख पाएंगे। तो चलिए मिटा देते हैं। देखिए अब हम इसमें और सॉल्व करते हैं तो हमें आगे क्या मिलने वाला है देखिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब रो ए CA अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब रो C। ये सब किसके लिए दिए हैं, V, B एंड B, ये A, ये कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू हम रख सकते हैं कि RA अपॉन RB के पावर 3, दूसरा दिया है रो A अपॉन रो B और तीसरा आपको दे रखा है CA अपॉन CB। ओके ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए सबसे पहले डायमीटर, रेडियस से डायमीटर बना सकते हैं। तो देखिए सीधे सीधे मैं इसको लिख सकता हूँ DA अपॉन DB का पावर 3। ओके बाकी चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगे। अब मुझे वैल्यू इसमें पुट करना है और आंसर बना देना है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। देखिए डायमीटर का रेशियो कितना दिया गया था 1/2, तो ये 1/8 हो जाएगा, क्यूब करेंगे। दूसरा दिया है 2/1 और अगला दिया है 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/12 तो हमारा आंसर आएगा 1:12। ओके कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके अब क्वेश्चन करते हैं 15। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया। देखिए अ स्ट्रिंग ऑफ मास पर लेंथ 0.2 kg per meter and the length 0.6 meter is fixed at both end such that it has a tension of 80 Newton. Okay, if the string is vibrating its second overtone mode then the frequency of the string is okay। देखिए फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2L √T/μ। ये होते हैं मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, ये है टेंशन और ये है लेंथ। ये होते हैं हार्मोनिक। स्ट्रिंग में जो हार्मोनिक होते हैं वो ऐसे चलते हैं, ऑड और इवन दोनों होते हैं। ये फर्स्ट हार्मोनिक मतलब 1, सेकंड हार्मोनिक मतलब 2, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3। ओके इनको ओवरटोन के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ये फंडामेंटल टोन है, ये फर्स्ट ओवरटोन है और ये सेकंड। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सेकंड ओवरटोन। ओके तो इस जगह पे हम 3 ले लेंगे। तो देखो फॉर्मूला मेरा डिजाइन हो गया 2L √T/μ। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू ये पॉइंट कितना दिया था, लेंथ 6 दी थी और टेंशन आपको कितना दिया है 80 दिया हुआ है और ये आपको म्यू दिया 0.2। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट हट जाएगा 0, ये आएगा 5/2 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना, रूट के अंदर 400, तो 5/2 इंटू 20 ये आपका बनेगा 10। आंसर आएगा 50 हर्ट्ज। ओके कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ओके।